बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रीवियस आर्टिकल पढ़ रहे थे ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारा रह गया है, वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अपना नए आर्टिकल की तरफ चलेंगे, किरचॉफ रूल्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज की ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि कितना कंप्लीट होता है। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ईएमएफ क्रिएट किया जाता है और ईएमएफ हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है। और 3 डिफरेंट केसेस इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर के ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है और उसके बराबर भी हो सकता है। उसकी तीनों हमने कंडीशंस पढ़ी। आज बेटा हम लोगों ने उसका एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, मैक्सिमम पावर आउटपुट का। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट को अभी हम देखते हैं कि बेटा, जैसे आप जानते हैं कि करंट जब फ्लो करता है, रेजिस्टेंस में से गुजरता है, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो वो एनर्जी को लूज़ करता है। ये जो एनर्जी लूज़ होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल वी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप हो जाता है और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड जो हमारे पास वो वी आई निकलता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो बेटा हम फिर लिख सकते हैं कि यही हमारे पास जो पावर डिलीवर्ड है, जो पावर सप्लाई करती है बैटरी, वो हमारे पास वी आई है। और हम लोग चूँकि यहाँ पर आई के बारे में हम लोग वी के बारे में हम लोग जानते हैं कि v इज़ इक्वल्स टू बेटा आई आर होता है, तो हम यहाँ पर v की वैल्यू आई आर लगाएंगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू बेटा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखें तो ईएमएफ के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो करंट की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर होल स्क्वायर आ जाएगा। देन बेटा हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट हम लोग बेटा एक एडिशनल काम करेंगे कि 2 कैपिटल आर स्मॉल आर को ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ये 2r को ऐड कर 4r लिख दिया है और माइनस को मैंने आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के साथ लिख दिया है, ताकि मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अब बेटा ये जो पावर आउटपुट है, इसको हम लोगों ने मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कैपिटल R को सपोज कर रहा हूँ स्मॉल r के बराबर। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, कैपिटल R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि आपके हाथ में है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्मॉल r इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल सोर्स, ये सेल के अंदर है, आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इक्वल करना पड़ेगा स्मॉल r के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। सो वी अज्यूम कि कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r। अब जहाँ जहाँ पर बेटा कैपिटल R है, मैं वहाँ पे स्मॉल r कर दूँगा। आप देख रहे हैं कि R से R कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास ई स्क्वायर ओवर 4 R स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ से एक R इस R से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट पावर निकलेगी ई स्क्वायर ओवर 4R, और यही आउटपुट पावर हमारे पास इसकी मैक्सिमम पावर कहलाएगी। बिकॉज मैक्सिमम के लिए हमने डिनोमिनेटर को मिनिमाइज़ कर दिया। अब जितना मिनिमाइज़ हम करेंगे उतना वो मैक्सिमाइज़ होता जाएगा रिज़ल्ट, तो लिहाजा ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट है। ये स्टूडेंट्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और ये ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स ये हमारा वो आर्टिकल कंप्लीट हो गया जो हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। अब हम अपने आज के मेन आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं, जो कि रूल्स हैं जी, किरचॉफ रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जी। बेटा ये किरचॉफ ने हमें ऐसे सर्किट्स को सोल्व करना सिखाया जो हम ओहम्स लॉ की मदद से सोल्व नहीं कर सकते थे।
नॉर्मली अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस ख़ास ऑर्डर में लगी हैं, यानी कि सीरीज़ में लगी हैं या पैरेलल में लगी हैं, उनको हम ओहम्स लॉ की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट्स आ जाते हैं जिनके अंदर हमें एक ख़ास सीक्वेंस नज़र नहीं आता, हमें मालूम नहीं होता ये सीरीज़ है कि पैरेलल है, या उस सर्किट में नंबर ऑफ़ बैटरीज़ लगी होती हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। इनके ऊपर बेटा ओहम्स लॉ नहीं लगता, वो सिंपल सर्किट्स के ऊपर लगता है। ऐसे सर्किट्स, इनको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कहते हैं। वो सर्किट्स जो ओहम्स लॉ की मदद से सॉल्व नहीं होते, हम उनको फिर किरचॉफ रूल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। किरचॉफ ने बेटा हमें दो रूल्स दिए हैं। एक रूल हमारे पास कहलाता है फर्स्ट रूल, जिसको हम करंट रूल कहते हैं, और सेकंड रूल हमारे पास कहलाता है किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसको हम वोल्टेज रूल कहते हैं। अब बेटा आइए इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम बेटा फर्स्ट रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट क्या है बेटा? फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है कि सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन सर्किट इज़ ज़ीरो। एक सर्किट के अंदर किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट मीट करते हैं उनका सम इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि समेशन आई इक्वल्स टू ज़ीरो। वो क्या कहता है जी? आइए इसको पहले देखते हैं। हम लोग एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं अपनी इस बात को समझाने के लिए। हम लोग एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं बेटा, R1, R2, R3, R4। आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है, और ये हमारे पास R4 है। R1 में से फ़र्ज़ कर लीजिए करंट I1 फ़्लो कर रहा है, R2 में से करंट I2 फ़्लो कर रहा है, 3 में से I3 और 4 में से I4, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। प्लस एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि करंट जो 1, 2 हैं वो रेजिस्टेंस R1 और 2 में से फ़्लो कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है बेटा, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नोड। इसको बेटा हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नोड, ठीक है? पॉइंट को नोड कहा जाता है। तो I1 और I2 अगर देखें तो हम इसके बारे में कह सकते हैं दीज आर द करंट्स डेट फ्लोज टूवर्ड्स द नोड। और बिल्कुल ऐसे ज़रा I3 और I4 को देखें, ये ऐसे करंट हैं जो इस नोड में से गुजरने के बाद R3 और R4 में से गुजर रहे हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं दीज आर द करंट्स डेट पासिस थ्रू R3 एंड R4 एंड आर अवे फ्रॉम द नोड। और बेटा जी हम हमेशा साइंस के अंदर कन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए कन्वेंशंस यहाँ पर भी रखी गई हैं। पहली कन्वेंशन ये है कि वो करंट जो नोड की तरफ जा रहा होगा, पॉइंट की तरफ जा रहा होगा, वो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और वो करंट जो नोड से अवे जाएगा, जो पॉइंट से अवे जा रहा होगा, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। मीन्स के यहाँ पर जो करंट्स I1 और I2 हैं दीज आर टेकन एज पॉजिटिव, और करंट्स I3 एंड I4 जो हैं दीज आर टेकन एज नेगेटिव न्यूमेरिकली। ओके, तो बेटा जी ये कन्वेंशंस आप लोगों ने ज़हन में रखनी हैं, जो बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब बेटा डायग्राम की मदद से हम एक बात लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिंक या कोई सोर्स ना हो पॉइंट के ऊपर, तो फिर जितना चार्ज पॉइंट की तरफ जा रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना चार्ज उस पॉइंट से अवे जा रहा है। सोर्स या सिंक से मुराद के वहाँ पर कोई चार्जेस को स्टोर करने वाला या चार्जेस की एनर्जी को डिक्रीज़ करने वाला कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो फिर हम ये कहेंगे कि जितना ही चार्ज हम वहाँ पर पॉइंट ए की तरफ भेज रहे हैं उतना ही चार्ज पॉइंट ए से अवे जाएगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जी। ये अगर ये ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं, लिहाजा हम फिर यूँ कहेंगे कि टोटल चार्ज टूवर्ड्स द नोड इक्वल्स टू टोटल चार्ज अवे फ्रॉम द नोड। तो वो चार्ज जो नोड की तरफ है यानी कि करंट टूवर्ड्स द नोड, तो वो हमारे पास डायग्राम के मुताबिक बेटा I1 और I2 हैं, अवे वाले I3 और I4 हैं।
तो यहाँ पर बेटा ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये भी बाज़ लोग किरचॉफ के फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट कहते हैं। वो कहते हैं जी कि करंट टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल्स टू करंट अवे फ्रॉम द नोड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बनती है इस रूल की। तो आप इसको यूं भी स्टेट कर सकते हैं। देन बेटा जी हम I3 और I4 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो दोनों माइनस आएंगे। तो आपको मालूम है कन्वेंशंस के मुताबिक हम लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। दीज टू करंट्स आर अवे फ्रॉम द नोड एंड दीज टू आर टूवर्ड्स द नोड। अब ये जितने भी करंट्स हैं वो सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। तो हम फिर क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट्स, यानी कि समेशन I इक्वल्स टू 0 विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। यही हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है। अब बेटा जी याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक ये स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट ये बेटा किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल भी कहते हैं और करंट रूल भी कहते हैं, जो कि पहले ही मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉइंट रूल क्यों कहते हैं और करंट रूल क्यों कहते हैं। नेक्स्ट बेटा जी किरचॉफ फर्स्ट रूल को KCL लिखा जाता है। जब हम न्यूमेरिकली इसको सोल्व करते हैं या हम बच्चे को समझा रहे होते हैं तो किरचॉफ्स करंट रूल हमें सेंटेंस लंबा पड़ता है तो हम KCL बोल देते हैं। तो इसको KCL भी लिखा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये सारी चीज़ें सारी बातें आपने जहन में रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs हैं, ये कुछ भी पूछ सकता है आपको। प्लस एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल चार्ज टूवर्ड्स द नोड इक्वल्स टू टोटल चार्ज अवे फ्रॉम द नोड। तो बेटा जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास चार्ज में तो कोई कमी नहीं आई। तो जो चीज़ कमी नहीं आई वो फिर कंजर्व हुई। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि किरचॉफ फर्स्ट रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत दफ़ा एग्जाम में इसको टेस्ट किया हुआ है। तो मेरा बेटा किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्यों कहते हैं कि टोटल चार्ज टुवर्ड्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किरचॉफ का पहला रूल था। बहुत ही आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर इसके MCQs ढेर सारे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। जितने भी की पॉइंट्स आपने इसमें नोट किए हैं वो सारे MCQs हैं, उनको जहन में रखना है। चैप्टर नंबर 18 में KCL ने यूज़ होना है। तो ये अगर अब अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, किरचॉफ्स सेकंड रूल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद एक एग्जांपल है, बहुत ही खौफनाक किस्म की, 2 पेजेस के ऊपर ढेर सारी थ्योरी उसके अंदर लिखी है। अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स को हैंडल करने का तरीका सिखाऊंगा और आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने किस तरह से किरचॉफ के रूल्स को अप्लाई करना है। तो अब फिज़िकली किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है वो हम देखने लगे हैं। मैथमेटिकली इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसके साथ हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम किरचॉफ का सेकंड रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से बेटा हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट रूल स्टेटमेंट थी, बिल्कुल उससे मिलती जुलती सेकंड रूल की भी स्टेटमेंट है। वो क्या है कि सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। कि हमारे पास क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं उनका सम ज़ीरो है। ज़रा एक बात को नोट कीजिएगा, पोटेंशियल चेंजेस का सम ज़ीरो है। इसका मतलब है देयर विल बी नो चेंज। अगर नो चेंज तो ये भी कोई कंजर्वेशन करेगा, तो कैसी कंजर्वेशन करेगा वो अभी हम इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद देखेंगे। तो सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। दिस इज़ नोन एज द किरचॉफ्स सेकंड रूल, सम ऑफ समेशन V इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सम की जगह पे हम समेशन लगा देंगे, समेशन V इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास इसी की मुनासबत से हम इसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे हम उसको KCL लिखते हैं, इसको KVL लिखते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा बेटा कि ये क्लोज्ड सर्किट
सर्किट के अंदर हमारे पास एक छोटी सी टर्म और इस्तेमाल होती है, वो होती है लूप। ये लूप क्या है? एक सर्किट का हिस्सा जिसके अंदर करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है। सर्किट और लूप का जो आपस में रिलेशनशिप है, जो आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, जिसमें मैं एग्जांपल करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप क्लोज्ड लूप समझ लीजिए कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट चलना है, क्लोज्ड है ना, तो करंट चलना है। तो आइए बेटा, इसके लिए हम एक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सर्किट देख लें, कोई आम सर्किट नहीं है। नॉर्मली सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है और बैटरी लगी होती है, हम उसको ओहम लॉ लगा के तो सोल्व कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बैटरीज़ हैं, 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो फिर हम इसको ओहम लॉ की मदद से सोल्व नहीं करेंगे, किरचॉफ रूल्स अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर चूँकि सेकंड रूल को अप्लाई करना है तो उसी की बातें करेंगे। सबसे पहले तो बेटा याद रखिएगा मेरी बात कि कॉम्प्लेक्स सर्किट जब आपको आ जाए उसमें आप देखें कि बैटरीज कितनी लगी हैं, और याद रखिएगा, जैसे हम एक बड़ी मशहूर कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसका ईएमएफ, जिसका पोटेंशियल, जिस सोर्स का ईएमएफ या जिस सोर्स का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, करंट उसी बैटरी की वजह से होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर 3 बैटरीज लगी हैं तो आप उसमें देखें सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है। जौन सी बैटरी सबसे बड़ी है, करंट उसकी वजह से चलना है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहां पर हमारे पास 2 बैटरीज हैं, हमें नहीं मालूम कि E1 बड़ी है कि E2 बड़ी है। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये हम मान के चल रहे हैं जी, ठीक है। अब अगर E1 बैटरी बड़ी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने क्लियरली शो किया है। कंसिडर क्लोज सर्किट एंड लेट सेल 1 हैज ग्रेटर ईएमएफ देन सेल 2। ये बात आपने सबसे पहले केवीएल में ज़हन में रखनी। ओके हो गया। आइए अब हम इसमें करंट के फ्लो को देखते हैं कि किस किस किस्म की एनर्जी में चेंजेस आता है। बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी टर्म है, उसको कहते हैं कंपोनेंट। सर्किट के अंदर जो चीज़ें भी लगी हुई हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। यानी कि जो गिवन सर्किट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सेल E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, सेल E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। ये सारे के सारे एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं और ये इसके कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल में चेंजेस अक्रॉस दीज पार्ट्स आएगा, यानी कि कुछ चेंज E1 में आएगा, कुछ R2 में, कुछ R1 में, कुछ E2 में। तो हर एक का पोटेंशियल में चेंज अलग अलग देखना है। इट मीन्स हम यूँ कहेंगे कि किरचॉफ ये कहता है कि जितने भी कंपोनेंट्स का पोटेंशियल चेंज है, जितने भी कंपोनेंट्स के अंदर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, उनका सम 0 है। यानी कि द सम ऑफ पोटेंशियल्स चेंजेस of all the elements of all the components in a circuit is 0। तो यूं भी आप कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सी बातें रिवाइज करवा दूं। पहली बात, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये काम का नाम है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किया जाता है और ये बैटरी करती है। इसकी वजह से या उस चार्ज की एनर्जी में गेन आएगा या उस चार्ज की एनर्जी में लॉस आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो वर्क डन ऑन अ चार्ज है, और यहां से वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, W निकालेंगे तो वो V इंटू क्यू निकलेगा। अगर बेटा ये सेल के लिए लिखेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि पोटेंशियल V होगा कि E होगा, ये आपने बताना है सेल और रेजिस्टेंस को देखकर। अगर तो बेटा सेल की बात होगी तो फिर आपने E इस्तेमाल करना है, और अगर रेजिस्टेंस की बात होगी तो फिर बेटा आप लोगों ने V इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं, क्योंकि इन्हीं ने आगे इस्तेमाल होना है बस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आगे आपको KVL नहीं आने वाला, बहुत तंग करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर
आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज। आप बस ये देखेंगे चार्ज के ऊपर वर्क हुआ है, वो वर्क होने से उसकी एनर्जी बढ़ी है कि कम हुई है। अगर एनर्जी बढ़ेगी आप उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर एनर्जी कम होगी उसको नेगेटिव लेंगे। कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी वो देखते हैं। और दूसरी बात कि जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल देख लें वो बैटरी का है कि रेजिस्टेंस का है। अगर वो बैटरी का है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है V इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, और अगर वो रेजिस्टेंस का है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो सेल के लिए E इंटू क्यू और रेजिस्टेंस के लिए V इंटू क्यू, ताकि वो एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो। आगे फिर अब हम देखते हैं जी, हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। इन चारों कंपोनेंट्स को अब हम लोग देखने लगे। पहला कंपोनेंट हमारे पास आएगा बेटा E1। ध्यान से देखिएगा, जब करंट चलेगा तो चार्ज, मैं अभी E1 की बेटा बात करने लगा हूं, सारे बच्चे E1 पे ध्यान रखिएगा। E1 में जब बेटा पॉजिटिव चार्ज पास होगा सेल E1 में से, तो वो पास होगा मेरा बेटा नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और जब भी पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा थ्रू सेल, तो सेल उसके ऊपर वर्क करता है और उसको एनर्जी देता है। तो फिर इसका मतलब है कि इट गेन्स एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट। ईएमएफ का काम क्या है? ईएमएफ मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब चार्ज ने कंप्लीट चक्कर लगाया और वो सेल E1 में एंटर हुआ तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए और वो सेल देगी। सेल जो एनर्जी देती है वो ईएमएफ होती है, इसलिए वो एनर्जी उसकी बढ़ेगी। चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब बढ़ेगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर एनर्जी गेन करेगा तो आपने फॉर्मूला सेल के लिए यूज करना है E डेल्टा Q। अब चूंकि सेल E1 था इसलिए मैंने इसको 1 लिखा और ये पॉजिटिव है, ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, ये करंट यहां से फ्लो होने के बाद चार्ज पहुंचेगा R1 की तरफ। अब बेटा जी बारी आती है R1 की। मेरा बेटा बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने। R1 हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में से जब भी कोई पार्टिकल फ्लो करता है वो एनर्जी अपोज करता है, बिकॉज ओपोजिशन होती है। और जब वहां पे बेटा ओपोजिशन होगी तो फिर आपको मालूम है कि उसकी एनर्जी क्या होनी है? लूज होनी है। रेजिस्टेंस के लिए जब आपने एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि वो V इंटू क्यू है। आप यहाँ पे V इंटू क्यू लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V की जगह पे IR लगाएंगे तो वो IR1 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? क्योंकि इसकी एनर्जी में लॉस हुआ है, इसकी एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, इसलिए। तो ये वो IR1 पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रॉस R1 पे होगा। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एनर्जी में लूज हुआ है, लॉस हुआ है। तो रेजिस्टेंस के अंदर कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंस याद रखिएगा हमेशा मेरी बात, जब भी चार्ज रेजिस्टेंस में से गुजरेगा उसकी एनर्जी लूज ही होनी है, बस ये पल्ले बांध लें। और दूसरी बात कि पोटेंशियल जब ईएमएफ की बात करते हैं तो फिर देखना है कि वो लो से हाई जा रहा है कि हाई से लो, जैसे कि आपने देखा। अब बेटा जी हमारे पास R1 क्लियर हो गया। अब R1 के बाद बारी आनी है किसकी? E2 की। जरा अब सारे ध्यान बेटा अपना E2 पे रखें। जब वो चार्ज E2 पे पहुंचेगा तो E2 का यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। अब सेल चार्ज को अपोज करेगा कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ना जाए। इसका मतलब है कि E2 एनर्जी जो है वो वर्क करेगा, लेकिन वो वर्क करने से चार्ज की एनर्जी लूज होगी, बढ़ेगी नहीं, बिकॉज चार्ज बैटरी के अंदर से हाई से लो जा रहा है, लो से हाई नहीं जा रहा। जब वो हाई से लो जाएगा तो वो उसको अगेंस्ट ईएमएफ वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चार्ज अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और जब भी चार्ज बेटा एनर्जी को लूज करता है उसका नेगेटिव साइन आता है, जैसे कि आपने जाना। तो फिर बेटा आपने देखा कि जब वो E2 में से फ्लो करेगा तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तो फिर सेल के मुताबिक E2 डेल्टा Q होगा। और सिमिलरली जब वो E2 से R2 की तरफ पहुंचेगा, R2 के ऊपर अगेन उसकी पावर में बेटा लॉस आना है, तो एनर्जी में लॉस होगा। एनर्जी में लॉस होगा तो वो बेटा माइनस साइन से शो होगा, जो कि माइनस IR2 डेल्टा Q होगा।
अब ये 4 कंपोनेंट्स थे, तो चारों को हम लोगों ने डिस्कस किया, डिफरेंट ऑर्डर में लगे हुए थे। अब अगर और होते तो हम उसको भी देख लेते, चूँकि इतने ही हैं तो इसका मतलब है हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। लिहाजा मैं फाइनली क्या कहूँगा जी कि चार्ज रीचेज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। तो एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अब दोबारा से फिर यही काम होना है। अब इस सारी साइकिल में बेटा आपने क्या देखा है, कहीं पे एनर्जी बढ़ी है, कहीं पे एनर्जी कम हुई है। तो 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो जब E1 पे पहुंचेगा फिर से एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल हो रहा है, बिकॉज द टोटल चेंज इन एनर्जी इज 0। तो फिर हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एनर्जी में चेंज कहाँ पर हुआ वो ध्यान से देखिए। एक एनर्जी E1 की थी, एक एनर्जी R1 की थी, एक एनर्जी E2 की थी, एक एनर्जी R2 की थी। जो जो चेंज आया पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेफ्ट साइड से बेटा डेल्टा क्यू कॉमन, हम इसको रीअरेंज करके डेल्टा क्यू कॉमन लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सेल 1, दिस इज द पोटेंशियल of resistance R1, this is the potential of cell L2, this is the potential of resistance R2। तो बेटा जी आप क्लियर कट देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल में चेंजेस है, और ये जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस हैं ये तमाम कंपोनेंट्स के हैं। तो उन तमाम कंपोनेंट्स के पोटेंशियल चेंजेस का सम इक्वल्स टू 0 है। तो यही तो हमारे पास किरचॉफ की सेकंड स्टेटमेंट थी, यानी कि द सम ऑफ पोटेंशियल्स changes of all the components in a closed loop is 0। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी का नाम हमारे पास किरचॉफ का सेकंड रूल है। तो बेटा जी किरचॉफ सेकंड रूल को हम KVL बोलते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और इसको KVL लिखा जाता है। और ये कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, एनर्जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करने वाले 2 लॉस थे, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही है। इसके बाद हमारे पास अभी 2 पॉइंट्स के मौजूद हैं जो कि आपने लिखने हैं, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा न्यूमेरिकल के साथ, और मैं आपको न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना भी सिखाऊंगा और वो पॉइंट्स भी क्लियर करूंगा कि वो क्या हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देता चलूँ कि बेटा पोर्टल की टाइमिंग आज से 24 आवर कर दी गई है। तो अगर किसी बच्चे को किसी टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना टाइम चेंज कर ले। अगर वो सुबह 10 बजे पढ़ता है तो वो दोपहर को देख ले, अगर वो दोपहर को पढ़ता है तो वो शाम को देख ले, अगर शाम को पढ़ता है तो फिर वो रात को देख ले। टाइमिंग चेंज करके उनकी लोड कम हो जाएगा, तो आपकी बफरिंग भी अच्छी हो जाएगी, तो अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो आप पहले कह रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।